Hello student, our today's topic is oscillation due to the spring, right? So in this chapter we have studied about the simple harmonic motion. So in reference to that simple harmonic motion, we will be obtaining an important formula. The time period of a simple harmonic motion of a spring block system. So let us understand this. Student, we have a spring. आपको यहाँ पर ये जो दिख रही है ये एक स्प्रिंग है. One end of the spring is attached to the rigid support like a wall. तो ये जो स्प्रिंग है उसका एक एंड यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब कि एक वॉल है. तो स्प्रिंग का एक एंड वॉल से कनेक्टेड है and at the other end of the spring there is a block of mass m attached. तो ये रहा block of mass m, ठीक है. Now this block is capable of moving horizontally on the horizontal surface without any friction. ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है. कैसे मूव कर सकता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? नाउ हियर इन दिस फिगर मैंने 3 मार्क्स किए हुए हैं. सबसे पहले हम इसको समझते हैं. दिस इज x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 डिनोट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन of this system. मतलब when the spring is neither stretched nor compressed, जब स्प्रिंग उसकी नॉर्मल पोजीशन में है तब ये ब्लॉक यहां पर होगा. मतलब ये ब्लॉक का जो भी मिड पॉइंट है वो यहां पर होगा, ठीक है. तो वो जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस The spring is neither stretched, स्प्रिंग खींची हुई भी नहीं है और कंप्रेस की हुई भी नहीं है. स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में है. आई बात समझ में? ओके. सॉरी. फ्रॉम दिस नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग द ब्लॉक इज पुल्ड ऑन वन साइड. सपोज हम ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल करते हैं बाय x इक्वल टू कैपिटल A. ब्लॉक को हम इस पॉइंट तक पुल करते हैं. समझ में आया? इनिशियली ये जो ब्लॉक है वो यहां पर है. दैट इज नोन एज द नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग खींची हुई भी नहीं है और कंप्रेस की हुई भी नहीं है, ठीक है. तो ब्लॉक उसकी नेचुरल पोजीशन में, मतलब स्प्रिंग उसकी नेचुरल पोजीशन में है. फ्रॉम दिस नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग द ब्लॉक इज पुल्ड ऑन वन साइड बाय x इक्वल टू प्लस ए. मतलब ब्लॉक को हम x इक्वल टू प्लस ए जितना मूव करते हैं. तो ये x इक्वल टू प्लस ए क्या है? दैट x इक्वल टू प्लस ए इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है. वो क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड. मतलब जब हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो ब्लॉक है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा. द ब्लॉक विल परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस plus a will be the amplitude of that simple harmonic motion. समझ में आया? तो एक बार फिर से इनिशियली ये जो ब्लॉक है वो x इक्वल टू 0 पर है. x इक्वल टू 0 से हमने ब्लॉक को x इक्वल टू a तक पुल किया और फिर हमने उसको रिलीज कर दिया. तो फिर क्या होगा? ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. ब्लॉक ऐसे एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ड्यू टू द रिस्टोरिंग नेचर ऑफ द स्प्रिंग अबाउट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 के अबाउट ब्लॉक ऐसे एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा. मतलब ब्लॉक x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए के बीच में अबाउट x इक्वल टू 0. क्या कहा मैंने? ब्लॉक x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए के बीच में x इक्वल टू 0 के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करेगा. The block will perform
the simple harmonic motion between x equal to minus a and x equal to plus a about x equal to 0. Is it clear? Okay. Now student, here the spring obeys the Hooke's law. तो Hooke's law क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. कौन से चैप्टर में एक्सप्लेन किया था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में. चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको Hooke's law एक्सप्लेन किया हुआ है. बट देयर आल्सो हियर वी हैव टू मेंशन दैट Hooke's law. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू Hooke's law, spring when deformed is subjected to restoring force, magnitude of which is proportional to displacement and acts in the direction opposite to displacement. बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है समझने में, फिर भी समझाता हूं मैं आपको. स्प्रिंग व्हेन डिफॉर्म. स्टूडेंट एक बात समझो, जब ये ब्लॉक x इक्वल टू 0 पर है तो वो स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है. स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन मतलब जिस पोजीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच भी नहीं है और कंप्रेस भी नहीं है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे उसकी नेचुरल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, अनडिफॉर्म पोजीशन. x इक्वल टू 0 से अगर आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हो तो ब्लॉक के साथ तो स्प्रिंग अटैच्ड है, तो फिर स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, मतलब स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो स्प्रिंग व्हेन डिफॉर्म इज सब्जेक्टेड टू रिस्टोरिंग फोर्स. जब भी स्प्रिंग डिफॉर्म होती है तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. जब भी स्प्रिंग डिफॉर्म होती है मतलब जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. मतलब आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा पुल करोगे, मतलब आप यहां पर ब्लॉक को जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. एंड वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. दैट मींस कि अगर आप ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में मूव करते हो तो फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है x, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा. आई बात समझ में? ओके, तो ये जो हमने लिखा है हुक्स लॉ, तो ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं F is proportional to minus x. Restoring force is directly proportional to displacement, but it is acting opposite to the displacement. That's why negative sign is there. ठीक है? We convert this proportionality into the equality. So हम क्या करते हैं? हम एक constant introduce करते हैं. That is the force constant K. ठीक है, सो वी हैव दिस इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, ये जो स्टूडेंट के होता है, इस के को क्या कहते हैं? इस के को कहते हैं के इज नोन एज द फोर्स कांस्टेंट. ठीक है, उसका इन जनरल नाम, इन जनरल मतलब ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के केस में ही होता है ऐसा नहीं है. इन अदर सिस्टम ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग द एसएचएल, मतलब जो दूसरी सिस्टम होती है जो भी जो एसएचएल एग्जीक्यूट करती है
उनके केस में भी ये फोर्स कांस्टेंट होता है। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में भी फोर्स कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मतलब जो कि है यहाँ पर उसके केस में भी फोर्स कांस्टेंट होता है, और जो बाकी की सिस्टम है जो भी एसएचएम एग्जीक्यूट करती है उनके केस में भी फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो K इज द फोर्स कांस्टेंट, बट व्हेन इट इज इन द केस ऑफ ए स्प्रिंग उसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आप ऐसा मत समझना कि हमेशा K को स्प्रिंग कांस्टेंट ही कहते हैं, K को हमेशा फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, बराबर, बट K को स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो आई बात आपको समझ में, F इज इक्वल टू माइनस KX। ओके, नाउ स्टूडेंट हियर वी अप्लाई द फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। देखो एक बात समझो, अगर आप इस ब्लॉक को x इक्वल टू 0 से अगर आप डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, तो ब्लॉक फिर एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो एसएचएम का इक्वेशन क्या है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। सो फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये सिंपल है, a मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। ओके, सो इसको हम लिखेंगे माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So now what we do, we compare equation 1 and equation 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या आएगा, माइनस kx is equal to minus m omega square x. So x will be cancelled from both the side, minus sign will also be cancelled. So what we get k is equal to m omega square. So therefore angular frequency omega is equal to under root k by m. This is the formula for angular frequency of a simple harmonic motion. So as I told you that this block execute the SHM, वो SHM execute करता है। आप लोगों ने स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल किया है उसमें ये जो अरेंजमेंट थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में थी। मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था शायद किसी न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक इज पुल्ड आउट एंड द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग द वर्टिकल ऑसिलेशन लाइक दिस, ठीक है। तो ये वही है, बट यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वे में एक्सप्लेन किया है, दैट इज द डिफरेंस। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k by m इज व्हाट, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। स्टूडेंट वी नो दैट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल T। सो इसके साथ हम इसको इक्वेट करते हैं। सो 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट k by m। So therefore we get the time period of what? Time period of SHM। तो time period of SHM होगा कैपिटल T is equal to 2 pi under root k by m। तो this is the formula for time period of simple harmonic motion। We can also obtain the frequency of SHM। तो फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब इसका पूरा इनवर्स ले लो। सो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट व्हाट, ओके जस्ट अ मिनट, t इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट मेरी मिस्टेक, t को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो इट विल कम m by k, ठीक है। सॉरी फॉर दिस m by k, क्योंकि मैं लिखने जा रहा था तभी मुझे पता चला कि अरे न्यू के फॉर्मूला में तो k न्यूमरेटर में आता है। सो मेरी यहां गलती थी। सो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k by m, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
frequency. This is the angular frequency and this is the linear frequency. Is it clear to you? ठीक है. अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा. These important points are will be helpful to you in answering the MCQ based questions. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत काम में आ सकते हैं. ठीक है. सो ये 3 फॉर्मूलाज आप याद रखना. तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है. ठीक है. अब देखो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं डिफरेंट केसेस. तो केसेस वी डिस्कस. सी नंबर वन इफ द स्प्रिंग इज स्टिफ. कैसी स्प्रिंग? स्टिफ स्प्रिंग. अब स्टिफ 2 वर्ड है. वन इज द स्टिफ स्प्रिंग एंड द सेकंड वन इज द सॉफ्ट स्प्रिंग. स्टिफ मतलब कड़क, सॉफ्ट मतलब नरम. आसानी से समझने के लिए मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया. ठीक है. स्टिफ मतलब कड़क, सॉफ्ट मतलब नरम. तो स्टिफ स्प्रिंग कैसी होती है? ठीक है. तो देखो आपका जो 2 व्हीलर होता है, आपका जो भी 2 व्हीलर होगा, मे बी अ मोटर बाइक और मे बी अ स्कूटर, जो भी होगा आपका, तो उसमें एक सस्पेंशन सिस्टम होता है. क्या होता है? सस्पेंशन सिस्टम होता है. एस्पेशली जो बैक व्हील होता है, पीछे का जो व्हील होता है, वहां पर एक स्प्रिंग होती है. जो बाइक होती है ना, बाइक के केस में वो इजीली दिख जाती है, बाहर से दिख जाती है, बराबर. और जो एक्टिवा टाइप के व्हीकल होते हैं उसमें वो थोड़ी अंदर के साइड होती है, बट उसमें भी आपको दिख जाएगी. तो एक स्प्रिंग होती है जिसको कॉइल भी बोल सकते हैं. तो वो स्प्रिंग कैसी होती है? वो होती है स्टिफ स्प्रिंग. कैसी होती है? स्टिफ स्प्रिंग. ठीक है. और सेकंड टाइप की जो स्प्रिंग होती है दैट इज द सॉफ्ट स्प्रिंग. तो सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब कौन सी? जैसे आपके पेन के अंदर जो क्लिक वाली पेन आती है, जिसमें बटन प्रेस करके जो रिफिल होती है वो बाहर निकलती है, अंदर होती है, वो वाली, बराबर. जो नीब होती है वो बाहर आती है, अंदर जाती है, दैट क्लिक टाइप ऑफ पेन. वो पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, यू कैन कॉल इट एज अ सॉफ्ट स्प्रिंग. वो नरम होती है. नरम मतलब देखो सिंपल, जिसको हाथ से दबा सकते हो वो नरम होती है, और जिसको 2 हाथ से भी दबाना बहुत मुश्किल होता है उसको आप हार्ड स्प्रिंग, जिसको आप स्टिफ स्प्रिंग बोल सकते हैं. समझ में? ओके. तो मान लो कि ऐसी सिचुएशन है, देखना यहां पर मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके समझा रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इट इज द स्टिफ स्प्रिंग. कैसी स्प्रिंग है? स्टिफ स्प्रिंग है. देखो जब आप स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करोगे ना इससे रिलेटेड, तो वहां पर अलग अलग टाइप की स्प्रिंग्स होगी. किसी एपरेटस के अंदर सॉफ्ट स्प्रिंग होगी, किसी एपरेटस के अंदर स्टिफ स्प्रिंग होगी. तो वहां पर भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो. यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि व्हिच स्प्रिंग इज द स्टिफ एंड व्हिच वन इज द सॉफ्ट. ओके. सो सपोज दिस स्प्रिंग इज द स्टिफ. तो एक बात याद रखो कि जो स्टिफ स्प्रिंग होती है, इट्स फोर्स कांस्टेंट इज हाई. उसका जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो हाई होता है. हाई लिख सकते हैं या तो फिर मोर भी लिख सकते हैं, जो भी. हाई इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड. ठीक है. तो K इज लार्ज, उसको आप लार्ज भी बोल सकते हो. ठीक है. तो स्टूडेंट आप यहां पर देखो कि इफ यू आर टेकिंग अ स्टिफ स्प्रिंग, तो K विल बी लार्ज. अब K कहां पर है? K इज इन द डिनोमिनेटर. K कहां पर है? डिनोमिनेटर में है. तो अगर K लार्ज होगा तो T कैसा होगा? T will be small, क्योंकि they are in the inverse relation. So T is proportional to 1 upon K. So K अगर large है तो T will be small. T क्या है? कैपिटल T क्या है? कैपिटल T is the time period. तो time period will be less. टाइम पीरियड लेस का मतलब क्या है कि अगर आप इस ब्लॉक को पुल डाउन करके छोड़ देते हो तो उसका टाइम पीरियड लेस होगा. और जब टाइम पीरियड लेस होता है तो बॉडी फटाफट ऑसिलेट करती है, बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन. आई रिपीट, व्हेन द टाइम पीरियड इज लेस, द बॉडी टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन. तो अगर ये स्प्रिंग स्टिफ स्प्रिंग है एंड इफ यू पुल डाउन द मास,
तो बॉडी ऐसे फटाफट ऑसिलेट करेगी, ऐसे फटाफट ऑसिलेट करेगी। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कांस्टेंट। के जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना लेस होगा। आई बात समझ में? ओके, बट इन द सेम केस अगर हम न्यू की बात करें, न्यू, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, तो न्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जो न्यू होता है वो इसका इनवर्स होता है। तो अगर ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो न्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। दैट मींस इफ यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद द स्टिफ स्प्रिंग, द फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हाई। क्या? फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हाई। एक सेकंड में इट विल कंप्लीट मोर ऑसिलेशन, इट विल कंप्लीट मोर ऑसिलेशन। मैंने आपको बताया ना कि टाइम पीरियड विल बी लेस, एंड टाइम पीरियड लेस मींस फ्रीक्वेंसी इज हाई। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो दिस इज द सिचुएशन विद दैट। अब अगर आप अच्छा मैं लिख देता हूं, यहां पर के लार्ज है तो फिर टी स्मॉल होगा और न्यू कैसा होगा? न्यू विल बी लार्ज। इज इट क्लियर? इफ यू चूज द सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट स्प्रिंग के केस में उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो के होता है वो के कैसा होता है? के स्मॉल होता है, बराबर। फोर्स कांस्टेंट स्मॉल होता है, फोर्स कांस्टेंट स्मॉल होता है, तो टाइम पीरियड कैसा होता है? टाइम पीरियड लार्ज होता है। टाइम पीरियड लार्ज होता है तो फिर न्यू कैसा होता है? स्मॉल होता है, राइट? ये सब पॉइंट आप लिख के रखना। तो के इज स्मॉल, you are using the soft spring, so when you use the soft spring time period is large। तो अगर ये soft spring है तो बॉडी को अगर आप पुल डाउन करके छोड़ोगे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, जैसे उसमें एनर्जी नहीं है, धीरे 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 वो ऑसिलेट करेगी। टाइम पीरियड विल बी लार्ज। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो 1 सेकंड में लेस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी, एंड एज इट कंप्लीट्स लेस नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, सो वी से दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल। आई बात समझ में? ओके, सो आई जस्ट चेक इट कि मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर छूट तो नहीं गया है। ठीक है, मैं आपको एक मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिचुएशन में आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मास। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मास? तो यू कैन कंसिडर इट एज द थर्ड केस, इफेक्ट ऑफ द मास। नंबर 3, सपोज m इज लार्ज, जो स्प्रिंग के एंड पर आप मास सस्पेंड करते हो, दैट मास इज मोर। अब मास अगर ज्यादा है तो यहां पर देखो, मास अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। सो मास इज मोर, टाइम पीरियड विल बी लार्ज, टाइम पीरियड विल बी लार्ज। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम पीरियड इज लार्ज? वो तो मैंने आपको यहां पर समझा ही दिया है कि टाइम पीरियड लार्ज होता है तो धीरे 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 ऑसिलेट करेगी। ठीक है, और उससे ऑपोजिट, इफ मास इज स्मॉल देन time period will be small. Time period small, frequency will be large. यहाँ पर time period is large, so frequency will be small. So student, ये सब relations याद रखना in answering the one-liner questions, in answering the MCQ based question. This is very very important. And ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, ये टॉपिक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 14.8 वेरी इंपॉर्टेंट। A 5 kilogram collar m is equal to 5 किलोग्राम, ये क्या है? मास ऑफ
कॉलर, कॉलर मतलब एक बेल्ट समझ लो, ठीक है, is attached to a spring constant 500 Newton per meter, small k 500 Newton per meter. It slides without friction over a horizontal rod. The collar is displaced from the equilibrium position by 10 cm and release. तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर. कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. क्या कैलकुलेट करना है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, V max कैलकुलेट करना है एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टाइम पीरियड. So what is the formula for time period in simple harmonic motion? T is equal to under root m by k. So 2 pi under root m. M कितना है? M is 5 and what is k? K is 500. Okay. So look here, 2 pi. This is square root of this is 5 by 500, so we can write it as 1 upon 100, and you know that 1 upon 100 is what? It is 1 by 10. So 2 pi into 1 by 10. Square root of 100 is 10. So 2 by 10 is 0.2. So this is 0.2 pi, which you can write it as 0.2 into 3.14. 3.14 into 2 is 6.28, but 0.2 is there, so this is 0.628 second. So the time period is this. So we have calculated the time period T is equal to 0.628 second. Okay. Now, next we want to calculate its maximum speed. So student, in SHM, speed in simple harmonic motion. So speed in simple harmonic motion is v is equal to minus a omega sine of omega t plus phi. You can write by differentiating the position, you can obtain the speed. Okay. Now, as you have asked the maximum speed, so for maximum, this sine omega t will become 1. So v max is equal to a omega, and as it is a speed, the speed does not have a negative sign, so we write only v max is equal to a omega. Okay, so this is a. Okay, a is what? A is 10⁻⁻1. Omega, what is omega? So omega you can calculate. Omega is equal to what was the formula for omega? ओमेगा, जिसके ऊपर से हम ये फॉर्मूला लेकर आए थे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. सो दिस इज 10⁻⁻1 because see, omega is equal to under root k by m and omega is equal to 2 pi by capital T. So this is under root k by m. So therefore T is equal to 2 pi under root m by k. Okay, this is how we obtain the formula for the time period this. Okay, so omega is equal to under root k by m. So what is k? K is 500. And what is m? M is 5. So 500 by 5 is 100. So this is 10⁻⁻1 and this is 10. So what is the value? It is 1. So V max is equal to 1 meter per second. I just checked this because I don't remember this answer. Okay. So V max is
it is 1 meter per second. So we have correctly obtained the maximum speed. Vmax is 1 meter per second. Now next we have to obtain acceleration, maximum acceleration. Now student, acceleration SHM, acceleration in simple harmonic motion A. So A is equal to minus omega square x. This is the acceleration. Now we have to find the maximum acceleration. So when you obtain the maximum acceleration, when x become maximum, just like here sin omega t becoming maximum, v become vmax. So here as x become maximum, a will become maximum. So what is the maximum displacement? Maximum displacement means amplitude. So a max is equal to omega square into a. Okay. Here also there will be no minus sign because we want to find the magnitude. So maximum acceleration is equal to omega square a. Remember, शायद मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि जब x की वैल्यू a होती है, जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, स्पीड जीरो होती है, एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. सो a max is equal to omega square a. So omega is what? You just see omega is under root k by n. So omega square is what? Nothing but k by n into a. So what is k? K is 500. What is m? M is 5. And what is amplitude? Amplitude is 10 raised to minus 1. Right? So a max 500 by 5 is 100. 100 means 10 raised to 2, 10 raised to 2 minus 1 मतलब कि 10. So this is 10 meter per second square. So this is the maximum acceleration, right? Okay. Student, our next topic is simple pendulum. Okay, so this is also a very important topic, and from 3 mark point of view this is important. So simple pendulum. तो simple pendulum basically होता क्या है? ठीक है. So I write something here about the simple pendulum. A small ball of mass m is suspended from rigid support by massless and inextensible massless and inextensible string. The ball is capable of oscillating in vertical plane. Such system is called simple pendulum. Student, this is the definition of the simple pendulum. सिंपल पेंडुलम की ये डेफिनेशन है. एग्जाम में अगर पूछते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में डिफाइन सिंपल पेंडुलम, 1 मार्क के क्वेश्चन में यू कैन राइट डाउन दिस. ठीक है. और अगर ये टॉपिक भी आता है तो वो टॉपिक में भी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो. ठीक है. सो सी हियर अ स्मॉल बॉल, आप ऐसा भी लिख सकते हो अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी.
a small blob of mass m suspended from a rigid support by the massless and inextensible string. The blob is capable of oscillating in a vertical plane. Such system is called simple pendulum. I just check कि कोई मेरा word मिस तो नहीं हो गया है. Okay. यहाँ पर लिखा हुआ है कि the other end of the string is okay, ठीक है, बराबर है. Other end of the string is attached to the rigid support, meaning वही है, ठीक है. So if you write exactly this, then also it is correct, and I will send you my notes. In that also whatever is written, if you write that also, then also you will get the full mark, ठीक है. एक और डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, वो भी इसी टाइप की है, कोई डिफरेंट नहीं है. तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो. ये लिखना है, मेरे नोट्स में लिखना है, और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हो. अ सिस्टम ऑफ स्मॉल मैसिव बॉडी सस्पेंडेड बाय inextensible massless string from a rigid support and capable of oscillating in the vertical plane is called simple pendulum. ठीक है, तो जो भी बोला आप वो नोट डाउन कर लो. यू कैन ऑल्सो राइट दैट. सो वी वांट टू डिस्कस द सिंपल पेंडुलम. सो स्टूडेंट, इन दिस फिगर आई हैव ड्रॉन अ सिंपल पेंडुलम. सो सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है? इन द सिंपल पेंडुलम देयर इज अ लॉन्ग massless, mass of the string is very less as compared to the mass of the spherical body. Actually massless तो कोई बॉडी होती ही नहीं है. अगर स्ट्रिंग भी है तो उसका भी कुछ तो मास होगा ना, तो फिर हम उसको massless स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है उसका मास इस बॉब के मास के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होता है. That's why. Okay, so there is a long string. At the one end of the string, a spherical body, a small spherical body is attached, and the string is suspended from the rigid support. So this is known as the simple pendulum. So simple pendulum means ये rigid support, ये string और ये spherical body, ये तीनों को मिलके simple pendulum बनता है. मतलब this spherical body is not the simple pendulum. Generally स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ये स्फेरिकल बॉडी को ही सिंपल पेंडुलम कहते हैं, बट सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम है और ये तीन मिलके सिंपल पेंडुलम बनता है. समझ में आया आपको? ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इन दिस फिगर आई हैव शोन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिंपल पेंडुलम. फ्री बॉडी डायग्राम जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर था. तो इन द फ्री बॉडी डायग्राम the various forces acting on the simple pendulum are shown. So mainly two forces are acting on the simple pendulum. Number one is the weight of the spherical body. अभी एक बात समझो स्टूडेंट. Here the string is massless. ये जो string है, ये string कैसी है? ये massless है. मतलब mass of the string is very less. Okay. So the mass of the simple pendulum is nothing but the mass of the spherical body. ये spherical body के mass को ही simple pendulum का mass कहते हैं. ठीक है. So weight of the simple pendulum is mg. There are two components of this mg. One is the mg cos theta and the second one is the mg sin theta. Right? mg sin theta component and the mg cos theta component. And this is the tension T. अब यहां पर हमने टेंशन को कंपोनेंट के फॉर्म में स्प्लिट नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हमने जो एक्स एक्सिस ली है ना, दैट एक्स एक्सिस इज चूजन इन दिस डायरेक्शन. ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है. ओके, बट आई एम टेलिंग यू द रीजन बिकॉज अ स्टूडेंट मे थिंक कि सर आपने mg को तो स्प्लिट कर दिया, फिर t को स्प्लिट क्यों नहीं किया? वेक्टर mg को तो स्प्लिट किया, t को स्प्लिट क्यों नहीं किया? तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव टेकन द एक्सिस along the string. So tension will be along the axis, and you know that when any force is along the axis, no need to resolve it. So this is tension, no need to split it in terms of components, and this is mg, and there are two components of this mg. Is it clear to you?
Okay, now here this T and mg are acting in the opposite direction. So what is the net force along the string? The net force along the string is T minus mg cos theta. And student, I tell you one thing, that this T and mg cos theta will balance each other. ठीक है, ये T and mg cos theta will balance each other. ठीक है, okay. Now here T and mg cos theta दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. Okay, and this is the mg sin theta. Now initially when this bob is at mean position, ये जो bob है वो यहां पर होगा इनिशियली, मतलब उस सिचुएशन में ये जो थीटा होगा ये थीटा 0 होगा. That is called the equilibrium position. From the equilibrium position, if this spherical body is displaced through an angle, if the pendulum is given a vertical displacement of the theta, so there will be a restoring force on it. एक बात समझो, ये जो सिंपल पेंडुलम है वो इनिशियली यहाँ पर है. अगर आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक लाके छोड़ देते हो तो क्या वो वापस यहाँ पर नहीं आ जाएगा? आएगा ना, डेफिनेटली आएगा. तो who bring it to the equilibrium position? Which force brings it to the equilibrium position? This mg sin theta brings it to the equilibrium position. Are you getting my point? I explain you once again. When this simple pendulum is at the equilibrium position, you know that no force act on the equilibrium position. From the equilibrium position, if the pendulum is displaced through an angle theta, and if you release it, the pendulum will again come to the equilibrium position. Actually, it will oscillate like this, but for the time being, I am telling you that pendulum will again come to the equilibrium position. So, who brings it to the equilibrium position? This tangential force, ये जो mg sin theta है, वो कैसा है? वो tangential force है, क्योंकि वो इस कर्व पाथ को टेंजेंशियल है, बराबर. सो mg sin theta will act as a restoring force. ये जो mg sin theta है वो कैसे एक्ट करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. समझ में आया? सो देयर आर टू फोर्सेस, वन इज mg cos theta, सेकंड इज mg sin theta. mg cos theta को तो t ने बैलेंस कर दिया, सो देयर इज नो ऑसिलेशन ड्यू टू इट. उससे कोई भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. समझ में आया? ओके, बट देयर इज नो फोर्स टू बैलेंस mg sin theta. सो ड्यू टू दैट mg sin theta, रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट. क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा. और ये जो पेंडुलम है, दैट पेंडुलम मूव्स ऑन द कर्व पाथ. पेंडुलम मूव्स ऑन अ पार्ट ऑफ सर्कल. क्या कहा मैंने? पेंडुलम मूव्स ऑन द पार्ट ऑफ सर्कल. सो व्हेनेवर एनी बॉडी मूव्स ऑन द सर्कल और अ पार्ट ऑफ सर्कल, देयर इज अ रेडियल एक्सीलरेशन. There is what? There is a radial acceleration. तो वो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था, v²/r, बट यहां पर मैं लिखूंगा v²/l, बिकॉज हियर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, दैट विल बी द रेडियस. तो ये लिखा हमने v = r ओमेगा था, v = r ओमेगा था. यहाँ पर v = ओमेगा l आएगा, r की जगह l आएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय l. सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर l. सो व्हाट इज k = ओमेगा स्क्वायर l? दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन. समझ में आई बात? इन सब का कोई यूज नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू राइट दिस इन द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ओके. I just love this. As per the notes, you will write all these things. So student, understand once again. When this simple pendulum is at the mean position, force on it is 0. From this equilibrium position, if the pendulum is displaced through an angle theta, then the restoring force will act. ये जो mg sin theta है, ये mg sin theta act like a restoring force. मतलब बात समझ आ गई ना? ये जो बॉब है जब मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या वो यहीं पर रह जाएगा क्या? हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना, वो यहां से इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो
उसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। क्या लगता है? रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। आप बोलोगे सर टॉर्क क्यों? तो स्टूडेंट ये पेंडुलम कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है? क्या वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट परफॉर्मिंग द लीनियर मोशन, इट इज परफॉर्मिंग द एंगुलर मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन इट परफॉर्म्स? एंगुलर मोशन। एंड एंगुलर मोशन में जो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोशन इज द टॉर्क। ओके, सो यहां पर मैं लिखूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब द टॉर्क विच ट्राइज टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो टॉर्क, अच्छा अब स्टूडेंट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है R इंटू एफ। क्या है? R इंटू एफ। ओके, एक्चुअली फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस एफ, बट उसका मैग्नीट्यूड R F साइन थीटा। R F साइन थीटा मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, चलो यही लिख के समझा देता हूं, फिर रब कर दूंगा। टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड होगा R F साइन थीटा। एक बार एक स्टूडेंट ने F क्रॉस R लिखा था, मैंने उसके मार्क काटे हैं, ठीक है? तो टाउ इज इक्वल टू R F साइन थीटा। अब ये यहां पर थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F। तो देखो वेक्टर F मतलब ये वाला फोर्स mg sin थीटा, और वेक्टर R मतलब जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है उसका ये पोजीशन वेक्टर। ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए, ये फोर्स और ये इस पॉइंट का वेक्टर R क्या है? देखो जाके चैप्टर नंबर 7 में वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पर फोर्स लग रहा है ना, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एंगल इज 90 डिग्री। तो यहां पर sin 90 होगा। sin 90 क्या होता है? sin 90 होता है 1। सो दिस इज RF, टाउ इज इक्वल टू RF। एंड R मतलब क्या? R मतलब L, R मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज L। तो यहां पर आएगा L, और F मतलब mg sin थीटा। हु ब्रिंग्स इट टू द मीन पोजीशन? उसको मीन पोजीशन पर कौन लेके आता है? mg cos थीटा? नहीं, mg sin थीटा। mg cos थीटा is along the string, so no torque is produced due to mg cos थीटा। आपको याद है स्टूडेंट, एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर, when the line of action of force is passing through the reference point, no torque is produced due to the force। तो ये जो mg cos थीटा है, ये जो mg cos थीटा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस रेफरेंस पॉइंट में से पास होती है, तो उससे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। सो टाउ इज इक्वल टू L mg sin थीटा। mg sin थीटा ब्रिंग्स इट टू द मीन पोजीशन, सो mg sin थीटा से टॉर्क लगेगा। I put the minus sign here. Why I put the minus sign here? Because of the restoring nature। समझाता हूं, ये बॉब अगर यहां पर है, when you give the displacement in this arrow in this direction, the restoring torque brings it in this direction। So the angular displacement, सुनना, the angular displacement is in this direction। So angular displacement and restoring torque tau, they are opposite, that's why minus sign is there। तो यहां पर माइनस साइन का रीजन क्या आएगा? माइनस साइन का रीजन क्या आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग टॉर्क आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लिख देना, आई डोंट रिमेंबर कि बुक में लिखा हुआ है या नहीं, बट आप लिखो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन of angular displacement and restoring torque। You must write this reason। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है? ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, चैप्टर नंबर 7 में था। दोनों को कंपेयर करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एन जी साइन थीटा।
बराबर। एक्चुअली यहाँ पर हमको नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना चाहिए, बराबर। ओके, बात में लेटर स्टेज पर। सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा, समझ में आया? ओके, अब स्टूडेंट एक बात समझो, ये आई क्या है? आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मेरे स्टेप्स नोट्स से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वॉट एवर आई विल राइट, वॉट एवर आई विल एक्सप्लेन, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है? सो आई क्या है? आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला याद करो, एम आर स्क्वायर। तो हियर इज एम, आर के प्लेस पर एल लेना है, एम एल स्क्वायर। एक्चुअली पॉइंट इज व्हाट, मैंने पहले भी बोला, द एंटायर मास ऑफ द पेंडुलम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉब। Entire mass of the simple pendulum is concentrated at the center of the bob because spring is massless. तो मतलब आप ऐसा समझो कि सिंपल पेंडुलम में बस एक बॉब ही है, ठीक है? तो अगर कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे रोटेशनल मोशन नॉट कंप्लीट बट ऑन अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो एम लिख लिया, आर मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, दैट इज एम। सो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर आएगा, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर का लॉजिक आपको पता चल गया, ठीक है? ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा, ठीक है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक बात मैं आपको बताता हूं, साइन थीटा, इसका एक्सपांशन मैथमेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है? तो अभी इन लोगों ने वैसे समझाया हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। थीटा माइनस थीटा रेज़ टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़ टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज़ टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। कहां तक लिखा हुआ है उन लोगों ने? ओके, दे हैव रिटन अप टू दिस, सिर्फ यहां तक ही लिखा हुआ है, थीटा रेज़ टू 5। कोई बात नहीं, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है? इट इज लाइक दिस। अब इसमें ये जो है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and you can understand what is the 7 factorial. Now student, what we have to understand that here there is minus, here there is plus, here there is minus, and so on. This term will be small क्योंकि it is 3 factorial and 3 factorial मतलब 3 into 2. If you consider the next term, it will be smaller than that. वो उससे भी स्मॉल होगा। अगर आप नेक्स्ट टर्म कंसीडर करोगे तो वो भी उससे स्मॉल होगा, क्योंकि उसमें 7 फैक्टोरियल है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इट्स लाइक दैट, ठीक है? बट कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर यहाँ पर तो फिर प्लस है, तो फिर वो बढ़ नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट, आई टेल यू वन मोर थिंग, दैट दिस थीटा इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर आप वेरी स्मॉल का क्यूब लेते हो, वेरी स्मॉल की 5 पावर लेते हो, 7 पावर लेते हो, they will also be very very small. So in short, if theta is small, then sine of theta is nearly theta. Actually ये याद रखना है। I don't understand why they have tried to explain this way. बराबर, उनको बस ये this is means very common thing that when theta is small, that sin theta is theta, but they have tried to explain by a mathematical concept कि sin theta का एक्सपेंशन ऐसे होता है और फिर उसमें थीटा जब स्मॉल होता है तो फिर sin थीटा थीटा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे समझाया है, बराबर। पर आज के बाद ऐसा कभी भी आएगा नहीं फिजिक्स के अंदर, और आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, बराबर। ओके, ऐसा बहुत बार आने वाला है, ये बहुत बार आने वाला है कि थीटा स्मॉल है तो साइन ऑफ थीटा इज थीटा, बट ऐसा एक्सपेंशन फ्यूचर में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो लुक हियर,
एम एल, ओके एम तो कैंसिल होगा, एल भी कैंसिल होगा, बराबर। तो जो कैंसिल होता है वो मैं कैंसिल कर देता हूं। देखो क्या आएगा, एल अल्फा इज इक्वल टू, एक एल गया, एम गया, माइनस जी जी साइन थीटा, ओके साइन थीटा, साइन थीटा, इसको मैं भी साइन थीटा ही रहने देता हूं, ओके साइन थीटा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है चलो थीटा, दिस इज थीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू थीटा, इज इट ओके। सो ये हमने किया। नाउ स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखा है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इक्वेशन 4 इज सिमिलर एज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका जो फॉर्म है वो इसके जैसा है, जैसे यहां पर अल्फा है, a है, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, माइनस की जगह माइनस है, दिस x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वांटिटी सिमिलर है, a और अल्फा, x और थीटा सिमिलर है, तो फिर ये जो रिमेनिंग है वो भी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं इक्वेशन 5 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 what we can write omega square is equal to g by l, ठीक है। और मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं स्टूडेंट, और याद रखना कि whenever any motion is represented by any kind of equation which is similar to this equation, then that motion is SHM, बराबर। मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि गिवन बॉडी परफॉर्म एसएचएम और नॉट। सो व्हेन एनी मोशन इज ऑफ दिस टाइप देन इट रिप्रेजेंट्स द एसएचएम। सो मैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, so here I am writing 2 pi by t is equal to under root g by l, this is g by l, so t is equal to 2 pi under root l by g। तो this is the formula for time period of simple pendulum जो कि हमको ऑब्टेन करना था, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है तो आई डोंट नो कि लिखा है या नहीं है, बट लिखना है तो म्यू इज इक्वल टू इनवर्स ले लो 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय, दिस इज जी बाय एल। लेट मी सी व्हाट दे हैव रिटन, ओके स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक के अंदर स्टेप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे खुद के ही नोट्स में जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में डेरिवेशन किया है बिल्कुल यही मेथड, पर वो स्टेप्स ऊपर नीचे हो गए। मतलब पहले मैंने यहाँ पर जैसे कंपैरिजन कर लिया, यहीं पर मैंने आई के प्लेस पर एम एल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मेरे पास जो डेरिवेशन है उसमें मैंने वो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर एकदम एंड में सब्स्टिट्यूट किया है, तो यू मे फाइंड दैट डिफरेंस, ओके। अदरवाइज इफ यू राइट दिस आल्सो देन आल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सिंपल पेंडुलम का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, obtain the formula for time period of simple pendulum। एक बात मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में मास ऑफ द बॉब डज नॉट अपीयर। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। मीन्स इफ यू टेक अ स्मॉल बॉडी और यू टेक अ बिगर बॉडी, मीन्स इफ यू टेक अ लाइट बॉडी, if you take a light body or if you take a heavy body, it doesn't affect the time period, but always a small body is chosen. Why the small body is chosen? Because if the body is smaller in size, when it is oscillating,
it will drag less air. It will experience less friction due to the air, due to its small size. That's why the small body is preferred. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. एग्जाम्पल 14.9. What is the length of a simple pendulum which ticks second? Okay, which ticks seconds. ठीक है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन है what is the length of a pendulum which ticks second. अब टिक सेकंड्स मतलब क्या? जो पेंडुलम एक सेकंड के बाद टिक करता है उस पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है. अब मैं आपको एक ड्राइंग करके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं. ठीक है, तो आप जरा उसको समझो. देखो, सपोज एक सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड. एंड आई टेल यू वन थिंग, आई गिव यू वन नॉलेज. द पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम. यू मे प्लीज नोट डाउन. You may please note down, I am not writing on the board. A pendulum having a time period of capital T equal to 2 seconds is called seconds pendulum. बराबर. तो सपोज एक पेंडुलम है और ये जो पेंडुलम है ये पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम है. तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा. तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं. सपोज आपने उसको यहां से रिलीज किया, 0 सेकंड से रिलीज किया, t इक्वल टू 0 सेकंड से उसको रिलीज किया. तो दिस विल गो टू द लेफ्ट एक्सट्रीमम. फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल गो टू द लेफ्ट एक्सट्रीमम एंड फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीमम इट विल कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर 2 सेकंड, बिकॉज इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. समझ में आया? ओके. तो आप एक बात समझो कि ये जो पेंडुलम है वो मीन पोजीशन पर आता है. कहां पर आता है? मीन पोजीशन पर आता है. और मीन पोजीशन से वो यहां पर जाएगा. एक काम करता हूं मैं, पॉइंट 1 2 3 डिनोट कर देता हूं. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो पेंडुलम कम्स टू द पॉइंट 2 एंड फ्रॉम पॉइंट 2 इट गोज टू द पॉइंट 3 एंड देन फ्रॉम पॉइंट 3 इट कम्स टू द पॉइंट 2. सो हाउ मच इज द टाइम टेकन? How much is the time taken to go from point 2 and again coming back to point 2? मतलब 2 से 3 पर गया और फिर 3 से 2 पर वापस आया. तो कितना टाइम लगा इसके लिए? तो स्टूडेंट यहां पर उसको टाइम लगेगा 1 सेकंड का. कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड का. दैट मीन्स, एक बात बता रहा हूं आपको, द पेंडुलम क्रॉसेस द मीन पोजीशन आफ्टर एवरी 1 सेकंड. पेंडुलम क्रॉसेस द मीन पोजीशन आफ्टर एवरी 1 सेकंड. मतलब आप ऐसा मत समझो कि 0 सेकंड से उसको रिलीज किया और वो यहां पर आएगा तो 1 सेकंड लगेगा. यहां पर वो आ गया, ठीक है. तो यहां पर जब वो आया उसके बाद वापस इस पॉइंट पर कब आएगा? तो 2 से 3 पर गया, 3 से 2 पर आया, उसमें 1 सेकंड का टाइम लगेगा. बराबर. ओके. देखो मैं आपको समझाता हूं. यहां से 0 से यहां पर आने में उसको कितना टाइम लगता है? 0 से यहां पर आने में उसको टाइम लगेगा 0.5 सेकंड का. फिर यहां से यहां पर गया, उसको यहां से यहां पर आने में भी 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा. और फिर यहां से वापस यहां पर आने में भी उसको 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा. तो यहां से यहां तक जाने में 0.5 सेकंड और यहां से वापस यहां आने में 0.5 सेकंड. तो 2 से 3 और 3 से 2 पर आने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम लगा. तो इसका मतलब क्या है
the pendulum crosses the mean position after every 1 second. Pendulum crosses the mean position after every 1 second. I write here. Pendulum crosses mean position after every 1 second. और जब भी वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, इट टिक्स. व्हेनेवर इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन इट टिक्स. तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि इन द अर्लियर टाइम पुराने जमाने में एक वॉल क्लॉक आती थी जिसको एक्चुअली कहते थे पेंडुलम क्लॉक. उसमें एक पेंडुलम होता था, बराबर. इस टाइप का एक पेंडुलम होता था मेटल का. इस टाइप का एक मेटल का पेंडुलम होता था और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता था. तो उसमें वो जो क्लॉक थी उसके जो हैंड्स थे वो हैंड्स कंट्रोल कैसे होते थे. तो उसमें ऐसी मैकेनिज्म थी कि जब भी ये मीन पोजीशन से पास होता है, ठीक है, जब भी ये मीन पोजीशन पर पास होता था, मीन पोजीशन से पास होता था, जो सेकंड का हैंड था, घड़ी के अंदर जो सेकंड का हैंड था वो एक डिजिट मतलब एक नंबर आगे चला जाता था 1 से 2 पर. मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड पर, 2 सेकंड से 3rd सेकंड पर. समझ में ऐसी उसमें मैकेनिज्म सेट की जाती थी बाय द मैन्युफैक्चरर जो उसको बनाते थे. तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि इट टिक्स आफ्टर अ सेकंड. मतलब इस पॉइंट से वो गया, यहां पर गया, वापस यहां पर आएगा 1 सेकंड के बाद. या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां से 2 से 1 जाएगा, 1 से 2 आएगा, 1 सेकंड विल बी द टाइम टेकन. ठीक है. तो इट टिक्स आफ्टर अ सेकंड. इट टिक्स अ सेकंड. क्या वर्ड यूज किया है लोगों ने? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच टिक्स सेकंड. मतलब जो हर एक सेकंड के बाद टिक करता है, पर हर सेकंड के बाद टिक करता है पर उसका टाइम पीरियड तो 2 सेकंड होता है. ठीक है. तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. ठीक है. यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि हियर t इज इक्वल टू 2 सेकंड. क्वेश्चन में नहीं किया है कि उसका टाइम पीरियड लिखा है यहां पर. क्वेश्चन में नहीं किया है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बट समझना है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया. तो ये फॉर्मूला है. t के प्लेस पर 2 लो. 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l. g की वैल्यू 9.8. ठीक है. ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर लो. ओके. पहले स्टेप ज्यादा लिखता हूं. 1 इज इक्वल टू पाई l अपॉन 9.8. तो l इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय पाई आएगा. ठीक है. ओके. मिस्टेक है, स्क्वायर लिया नहीं, स्क्वायर लिया ना हमने. यस लिया. तो पाई तो स्क्वायर रूट के बाहर है, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर होगा. तो l इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर. l इज इक्वल टू 9.8 3.14 का स्क्वायर. 9.8 डिवाइड बाय 3.14 जो आया उसे डिवाइड करो 3.14 से, तो आया 0.99. ओके. चलो मैंने 0.99 वॉट, 0.99 मीटर, 0.99 मीटर बराबर. मतलब ऑलमोस्ट 1 मीटर है कि नहीं. 0.99 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, 0.99 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट इसको आप एलिमिनेट कर लो. तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. तो 9 को अगर आप इंक्रीज करोगे तो 9 का 10 हो जाएगा ना. तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 10 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 0.99 का अप्रोक्सीमेशन 10 थोड़ी होता है. तो उसको लिखेंगे 1.0. सो इट इज 1.0. सो मैं यहाँ पर 3.14 का स्क्वायर क्या था,
9.8596. So this is the answer. Let me confirm. Yes, it is 1.